Hello friends, welcome to Chitra Science Hub. Today we will discuss second part of nutrient uptake and transport in microbes, that is active transport. पिछली वीडियो में हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था। इस वाले में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, जब सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को हम अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो हम एनर्जी यूज़ करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट जो है वो विद इनपुट ऑफ द मेटाबॉलिक एनर्जी यूज़ करके हम सोल्यूट को ट्रांसफ़र करते हैं। और ये जो ट्रांसपोर्ट है ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, दैट इज़ फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। बैक्टीरिया में दो तरह का एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑब्जर्व किया जाता है, एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जब हम मॉलिक्यूल को, ये देखिए राइट हैंड साइड डायग्राम में, ये सोल्यूट की यहाँ पर कम कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल की और यहाँ पर ज़्यादा है, तो हमें लो टू हाई इसका ट्रांसपोर्ट करना है। तो इस ट्रांसपोर्ट करने में हम एटीपी की एनर्जी यूज़ करते हैं। जब भी मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होगा एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा और ये ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी यूज़ की जाती है वो एटीपी हाइड्रोलाइसिस की एनर्जी यूज़ की जाती है। और ये जो ट्रांसपोर्ट है वो जिन कैरियर्स के थ्रू होता है उन्हें हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स जो है वो यूनिपोर्टर्स होते हैं। यूनिपोर्टर का मतलब एक ही डायरेक्शन में वो आपके मॉलिक्यूल को मूव कराते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जैसे यहाँ आउटसाइड से इनसाइड आपका मॉलिक्यूल आ रहा है आपका, तो ये एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। अब हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल देखते हैं, एबीसी ट्रांसपोर्टर। एबीसी ट्रांसपोर्टर ये आपके बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। एबीसी की फुल फॉर्म है एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर। इन ट्रांसपोर्टर पे एक डोमेन में एटीपी बाइंडिंग साइट होती है और जब ये मॉलिक्यूल को अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करता है तो उस एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होती है। तो एबीसी ट्रांसपोर्टर में दो डोमेन होते हैं, दो हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पेनिंग डोमेन। मेम्ब्रेन स्पेनिंग का मतलब पूरी मेम्ब्रेन को पार करते हैं, ट्रावर्स करते हैं। तो दो तो हो गए हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पेनिंग डोमेन्स, जो दो एटीपी, ये दो एटीपी बाइंडिंग डोमेन्स हैं, इनसे साइटोप्लाज्मिक साइड में जुड़े हुए होते हैं। दो हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पेनिंग डोमेन्स आर एसोसिएटेड विद टू एटीपी बाइंडिंग डोमेन्स ऑन द साइटोप्लाज्मिक साइड। तो एबीसी ट्रांसपोर्टर में क्या है, दो तो हैं आपके हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पेनिंग डोमेन और दो एटीपी बाइंडिंग डोमेन। अब ये देखिए ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ये जो आपके मेम्ब्रेन स्पेनिंग डोमेन है ये मेम्ब्रेन के अंदर एक पोर बना देंगे। इस पोर के थ्रू जो है आपका सोल्यूट मॉलिक्यूल मूव करेगा और एटीपी बाइंडिंग डोमेन पे एटीपी बाइंड है, तो जब ये सोल्यूट मूव करेगा तो एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होगी। एबीसी ट्रांसपोर्ट के पास जो है सोल्यूट बाइंडिंग प्रोटीन भी होते हैं। ये प्रोटीन सोल्यूट को बाइंड करते हैं और आकर ट्रांसपोर्टर से इंट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद सोल्यूट को यहाँ इसके पोर में रिलीज़ कर देते हैं। सोल्यूट जो है मूव करता है अक्रॉस दिस ट्रांसपोर्टर और एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है। एटीपी से एनर्जी मिलती है इस मूवमेंट के लिए। तो ई कोलाई के अंदर शुगर्स और एमिनो एसिड इस मैकेनिज्म से जो है ट्रांसपोर्ट की जाती है। अब देखते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी जो है एटीपी हाइड्रोलाइसिस से मिलती थी। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आयन ग्रेडियंट से मिलती है। पहले एक आयन ग्रेडियंट डेवलप किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या है, सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन से जो NADH बनता है, जब हम उससे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तक ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रोटॉन बाहर फ्लक्स होते हैं, तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज़ करके हम जो है सबस्ट्रेट को या मॉलिक्यूल को अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब इसमें देखिए इस वाले डायग्राम में ये एग्जाम्पल है ई कोलाई के अंदर लैक्टोज परमीज का, ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, यहाँ पर आपका फ्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ, जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हम ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ते हैं। तो यहाँ से प्रोटॉन पंप हुए बाहर, H पॉजिटिव जो है वो बाहर ट्रांसफ़र हो गए। तो अंदर आपकी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन प्रोटॉन की कम हो गई, बाहर ज़्यादा, तो एक आयन ग्रेडियंट डेवलप हो गया। तो जब ये प्रोटॉन जो है वापस एंटर करेंगे सेल के अंदर,
तो ये एक मॉलिक्यूल को अपने साथ ट्रांसपोर्ट कराएंगे, इसे हम को ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और इस ट्रांसपोर्टर को को ट्रांसपोर्टर। तो ये जो लैक्टोज ट्रांसपोर्टर है, जब H प्रोटोन डाउन हिल आएगा, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आएगा, तो अपने साथ ये लैक्टोज का भी ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो यहाँ पर आयन ग्रेडियंट की एनर्जी हमने यूज़ की है लैक्टोज के अंदर आने में, और ये प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या प्रोटोन पंप की हेल्प से। हम इस ग्रेडियंट को पहले डेवलप करते हैं और फिर इस ग्रेडियंट की एनर्जी को यूज़ करते हैं इसके साथ दूसरा सबस्टेट सेल के अंदर लाने में। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर में जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम ट्रांसपोर्टर कहते हैं। को ट्रांसपोर्टर इसलिए क्योंकि दो सब्सटेंस एक साथ मूव कर रहे हैं। अब जब दो सबस्टेट एक साथ एक डायरेक्शन में मूव करें तो उसे हम कहेंगे सिम्पोर्ट। जैसे कि H प्रोटोन अंदर आया तो वो अपने साथ लैक्टोज को भी ले आया, तो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट है, उस ट्रांसपोर्टर को हम कहेंगे सिम्पोर्ट। सॉरी, यहाँ इम्पोर्ट गलत लिखा हुआ है, ये सिम्पोर्ट है। और जब हम जो है एक जैसे प्रोटोन H पॉजिटिव अंदर आया और उसके साथ सोडियम आयन बाहर चला गया तो वो हो गया एंटीपोर्ट। एक मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल आपका बाहर जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे एंटीपोर्ट। तो ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ये दो तरह के हैं, एक को हम सिम्पोर्ट कहते हैं, एक को एंटीपोर्ट। अब आता है थर्ड मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट का, ग्रुप ट्रांसलोकेशन। ग्रुप ट्रांसलोकेशन में क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल को जब हम मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हम उसे केमिकली मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे कि हमने ग्लूकोज को सेल के अंदर लिया तो उस पर हमने फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो फॉस्फोराइलेशन भी केमिकल मॉडिफिकेशन है। तो इसमें जब भी मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र किया जाएगा उसे केमिकली हम मॉडिफाई करते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें है फॉस्फोइनोल पायरुवेट शुगर फॉस्फोर ट्रांसफेरेज सिस्टम, जिसे PTS बोलते हैं शॉर्ट में। बैक्टीरिया के अंदर होता है और शुगर्स जो हैं इससे ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, और ट्रांसपोर्ट के दौरान उन पे फॉस्फेट ग्रुप लगाया जाता है, यानी कि फॉस्फोराइलेशन किया जाता है। और फॉस्फेट ग्रुप का डोनर होता है PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जो आपका ग्लाइकोलाइसिस में बनता है। PP जो है हाई एनर्जी कंपाउंड होता है और ये एनर्जाइज करता है इस ट्रांसपोर्ट को, यानी कि इसमें भी एनर्जी आपकी इन्वॉल्व है। अब देखते हैं बैक्टीरियल PTS जो है वो किन किन कंपोनेंट को मिलकर एग्जिस्ट करता है। राइट हैंड साइड में देखिए, ये वाला है पूरा एंजाइम सेकेंड। इसमें 3 सब यूनिट है, A B C। C जो है ये मेम्ब्रेन में इंसर्टेड होती है, B जो है इससे अटैच्ड है। कुछ शुगर्स के एंजाइम सेकेंड में ये A और B अटैच होती हैं, कुछ शुगर्स के PTS में ये दोनों अलग अलग हैं। तो ग्लूकोज के PTS में ये दोनों अलग अलग हैं सब यूनिट। अब क्या है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है ये आपका डोनर है फॉस्फेट का। ये फॉस्फेट देगा एंजाइम 1 को और अपने पायरुवेट में चेंज हो जाएगा। एंजाइम 1 जो है ये फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र करेगा टू हीट स्टेबल प्रोटीन है ये HPR, और HPR इस फॉस्फेट को ट्रांसफ़र करेगा एंजाइम सेकेंड। एंजाइम सेकेंड जो है जब शुगर को एंटर करे, शुगर का ट्रांसपोर्ट करेगा तो इसी दौरान वो उसका फॉस्फोराइलेशन करेगा। तो ग्लूकोज जैसे ट्रांसपोर्ट हुई तो आपकी इसका फॉस्फोराइलेशन हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो इसके अंदर 2 एंजाइम इन्वॉल्व है, एंजाइम सेकेंड और एंजाइम 1, और एक लो मोलिकुलर वेट हीट स्टेबल प्रोटीन है HPR। अब बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे PTS एग्जिस्ट करते हैं और हर PTS जो है वो अलग अलग शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है। अब इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंजाइम फर्स्ट और HPR सब में सेम होता है, लेकिन एंजाइम सेकेंड हर PTS में एग्जिस्ट करता है। यानी कि इस ट्रांसपोर्ट में जो स्पेसिफिसिटी है वो एंजाइम सेकेंड में है। यानी कि ग्लूकोज अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो उसका एंजाइम सेकेंड अलग होगा, मैनिटोल को ट्रांसपोर्ट करना है तो एंजाइम सेकेंड अलग होगा। एंजाइम फर्स्ट और HPR हर PTS में सेम ही होता है। अब ये PTS जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये ज़्यादातर फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया में पाया जाता है, जैसे कि इकोलाई है, साल्मोनेला, और कुछ ऑब्लिगेट एनारोब्स में भी पाया जाता है, जैसे कि आपका क्लोस्ट्रीडियम। जबकि ज़्यादातर एरोबिक बैक्टीरिया में PTS ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता। अब देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटी डिफ्यूज़न किन किन टर्म्स पे डिफ़र करता है और किन किन टर्म्स में ये सेम है। सबसे पहली बात, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में भी कैरियर इन्वॉल्व होते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हमने देखा कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। तो दोनों ही कैरियर प्रोटीन की हेल्प से होते हैं।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो ये कैरियर्स हैं इनमें भी सेचुरेशन इफेक्ट आता है, जैसे कि आपके फैसिलिटेटेड में, क्योंकि सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है, वो साइट जब फिल हो जाएगी तो जैसे आपकी 2 साइट है, 2 साइट फिल हो गई तो 2 ही मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो सेचुरेशन इफेक्ट जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी शो करता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न भी करता है हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन पे। जब आपके सोल्यूट ज़्यादा होंगे तो जितनी साइट एक बार भरनी है सिर्फ उतने का ही ये ट्रांसपोर्ट कर पाता है, उसके बाद आप कितनी भी सोल्यूट कंसंट्रेशन आपकी बढ़ाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों ही ट्रांसपोर्ट आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्राइमरी, सेकेंडरी या आपका ग्रुप ट्रांसलोकेशन तीनों में ही एनर्जी इन्वॉल्व होती है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती। मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स जो एनर्जी प्रोडक्शन को ब्लॉक कर दें, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ब्लॉक कर दें, तो तब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद हो जाएगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न पे इमीडिएट कोई इफेक्ट नहीं दिखता, कुछ टाइम बाद जो है इसमें आपका ट्रांसपोर्ट जो है वो इफेक्ट होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। थैंक यू।